हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 2 का जो रिलेशन है 19 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 6 के 57 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 44 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ठीक है, वही नंबर हमें ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दी गई है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि 2 से 19 कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जानते हैं क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर जो 2 है ना, इनको अगर हम 10 से गुना कर दें, 2 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें से माइनस कितना करेंगे भाई? 10 को 10 से गुना करेंगे, 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? 20 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से -1 करेंगे तब जाके 19 आएगा। अच्छा, ये बताइए 1 कहाँ से आया? 1 कहाँ से आया? तो यहाँ पर कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो 2 का आधा कितना होता है भाई? 2 का आधा होता है 1, इसीलिए 1 को हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये बात को समझे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझे तो यहाँ पर जो दूसरा है ना, यहाँ पर लॉजिक कन्फर्म होगा आपको। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे 10 से। 6 गुना 10 कितना हो जाएगा भाई? 6 गुना 10 हो जाएगा 60। ठीक है, माइनस कितना करना होगा? 3, तब जाके बनेगा कितना? 57। ऑलरेडी 57 यहाँ पर दिया है। -3 कहाँ से आया मेरे प्यारे साथी? यहाँ पर देखेंगे -3 जानते हैं यहाँ पर कितना लिखा है? 6 लिखा है। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए 3 को हटाया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 44 लिखा है, इनको गुना कर देंगे हम 10 से। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। यानी 44 गुना करेंगे 10 से। 44 गुना 10 कितना हो जाएगा भाई? 440 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से माइनस कितना करना होगा भाई? यहाँ पर कितना है? 44 है, तो इसका आधा कितना होगा? 22। तो 440 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 418 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने क्या है भाई? ध्यान से देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि 3 आकृति दी गई है, तीसरी आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हम लोगों को बताना है। प्यारे साथियों, सबसे पहले देखेंगे 0, 6, 4, 3, 5, 1, इन सभी का यूज करके 133 कैसे बना है मेरे दोस्त? ध्यान से देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जितना भी नंबर लिखा है सारा नंबर को आपस में ऐड करो, सब नंबर को ऐड करो। तो 0 + 6 + 4 + 3 ऐसे करो चाहे तो। एक पहला क्वेश्चन है तो इसको लिख कर ही लॉजिक समझ लो। 0 यहाँ से हम ऐड करना शुरू कर रहे हैं। 0 के बाद क्या? 0 के बाद में आएगा 6। 6 में ऐसे आप चाहो तो जबाने भी जोड़ सकते हो। 0 में 6 जोड़ोगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 होगा, 10 में 3 जोड़ोगे 13 होगा, 13 में 1 जोड़ोगे 14 होगा, 14 में 5 को जोड़ेंगे 19 होगा। ठीक है, कितना हो रहा है? इन सभी का एडिशन कितना हो रहा है भाई? 19 हो रहा है। चाहो तो तुम यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हो। ठीक है, 0 + 6 + 4 + 3 + 1 + 5, इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई? 19 हो रहा है। अच्छा, 19 से हम 133 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इनको 7 से गुना कर देंगे तो 133 बन जाएगा। हाँ जी हाँ, बन जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक सेट हो गया। तो ये लॉजिक सेट हो गया, क्या सेकेंड आकृति में भी यह लॉजिक लग रहा है कि नहीं? इसको जांच करेंगे। ठीक है, हमने आपको क्या बोला? इन सभी का एडिशन करने पर कितना आया है? 19 आया है। कितना आया है भाई? 19 आया है। अच्छा, 19 को 7 से हम जब गुना कर रहे हैं तब जाके 133 आ रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है। उसी प्रकार इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 4 22, 22 6 28, 28 हो रहा है। 28 को अब हम गुना करके देखते हैं 7 से। 28 गुना करेंगे हम 7 से, क्या 196 बन पा रहा है कि नहीं?
8 सत्ते 56 के 6 हासिल कितना 5, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल कितना 5, 7 दूनी 14, 5 19, बिल्कुल 196 बन पा रहा है। यानी कहने का मतलब कि लॉजिक बिल्कुल सेट हो गया भाई, ठीक है, कि इनका गुणनफल ही 196 आ पा रहा है। सिमिलरली थर्ड हम आकृति में भी सेम उसी तरीका से हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 1 5 7 3 4 सभी का गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो 2 5 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2 एकम 2, सॉरी एडिशन करेंगे पहले, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, ठीक है, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। फिर से समझिए, यानी 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो रहा है भाई 22 हो रहा है। इन सभी का एडिशन हो रहा है 22। जब सब जगह 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 7 से करेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, कैरी कितना 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। तो 154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ गए होंगे। क्या करना था, कुछ भी नहीं, इन सभी नंबर को आपस में ऐड करो, 7 से गुना करो, बीच वाला नंबर मिल जा रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। देखो, जब भी अगर आपको कहीं भी इस प्रकार से मिले आकृति, यानी एक त्रिभुज है, इसके इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक लाइन खींची गई हो, ठीक है, यानी यहाँ से एक लाइन खींची गई हो, एक खींची गई हो या एक से अधिक खींची गई हो, क्या करना, तुरंत उसको नंबरिंग करना। ये पहला आकृति हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, ठीक है, नंबरिंग करके ऐड कर देना। तो एक में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट का यूज बड़े बड़े त्रिभुज को सॉल्व करने में होता है दोस्त। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके इस आकृति को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे ऐसा ही आकृति बना है, यहाँ पर ऐसा ही आकृति बना है, यहाँ पर ऐसा ही आकृति बना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा 1 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से, 3 त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से, 3 त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से। हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया है कि जब भी एक त्रिभुज आपको दिखे और इस वर्टेक्स से एक लाइन ऐसा खींची गई हो, यहाँ पर 1 + 2 कर देते हैं, यानी 1 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, इसमें 3 त्रिभुज होता है। इसी कंसेप्ट का यूज किया तो एक त्रिभुज हमें यहाँ दिखा, एक त्रिभुज हमें यहाँ दिखा और एक त्रिभुज हमें यहाँ दिखा। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास तीनों कॉर्नर से 3 त्रिभुज आ जाएंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। अच्छा, एक कंसेप्ट और आपको दे रहे हैं मेरे दोस्त। देखो, अगर यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज बना हो, ठीक है, फिर से समझिए, एक बड़ा सा त्रिभुज बना हो, उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बना हो, ठीक है, उसके अंदर छोटा सा एक त्रिभुज बना हो, तो इसमें कितना त्रिभुज होता है। देखो कुछ नहीं, सिंपलेस्ट इसको काउंट कर लो, ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, आएगा ये पूरा 12 वाला मिला के कितना 5 त्रिभुज। तो ऐसा एक आकृति यहाँ पर भीतर में बना है, देख रहे हैं यहाँ पर बना है। तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा भाई, इसमें त्रिभुज कितना हो जाएगा, इसको कैसे बनाया, सेम उसको बाहर हम बना देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ऐसे बनाया है ना भीतर में, बिल्कुल ऐसे बनाया है, और यहाँ पर ऐसे बनाया, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा, इसमें 5 त्रिभुज होगा। तो यानी कि यहाँ से 3 3 6 3 9 और 9 5 14, ठीक है, कितना हो गया 3 3 6 3 9 और 5 14 हो गया। क्या एक्स्ट्रा और बन पा रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन पा रहा है। यानी जब इनको यानी सभी आकृति को जब हम मिलाएंगे तो एक बड़ा सा त्रिभुज ई वाला बनेगा, एक बड़ा सा त्रिभुज ई वाला बड़का त्रिभुज बनेगा। ये पूरा को मिलाने के बाद एक त्रिभुज और बनेगा, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहे हैं एक सीरीज दिया गया है, देख LJ + K - Y% T हैज यू P। कह रहे हैं यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई सीरीज में
ध्यान से दीजिए, नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है इन जो सीरीज दिया गया इसमें सभी प्रतीक को हटा दिया जाए। प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल, जैसे माइनस, प्लस, यहाँ पर हैज है, प्रतिशत, इन सभी को हटाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल सा सीरीज बचेगा ना, उसमें जो नया सीरीज बचेगा उसमें बीच में कौन आएगा यही बताना है। आपके सामने एक ग्रुप डी का पूछा हुआ 22 का ही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आएगा एल, उसके बाद में क्या आएगा भाई, सबसे पहले एल तो रहेगा क्योंकि लेटर है, उसके बाद में आएगा जे, एल के बाद में आएगा जे। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, प्लस है, प्लस है प्रतीक, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, के बचेगा। के बाद माइनस है, इसको भी हटा देंगे तो हमारे पास वाई बचेगा। इसको भी, वाई के बाद प्रतिशत, उसको भी हटा देंगे तो टी बचेगा। अच्छा टी के बाद हैज है, हैज को भी हटा देंगे तो यूं बचेगा, अब पी ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमारे पास ये नया श्रृंखला बना, क्या नया श्रृंखला ही बना। अब इसमें बताना कि ठीक बीच में कौन आएगा। तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 गो लेटर है। ठीक है, तो यानी कि 3 इधर से छाटेंगे, 3 इधर से छाटेंगे, बीच में क्या मिला हमें, बीच में मिला वाई। वाई कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उसमें भी ओपन फिगर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया बात है। कितना लोग है इसमें, टोटल लोगों की संख्या है 6 लोग है। 6 के 6 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 लोगों को बैठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। अच्छा ऊपर की तरफ हम एरो जानते हैं क्यों देती है मेरे दोस्त, जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन पढ़ते हैं ना तो ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, इसीलिए ऊपर हम इसको बैठा रहे हैं। ऊपर की तरफ मुख करके बैठा रहे हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है उसको अब ध्यान से तुम पढ़ते चलो। यानी कि उत्तर दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पर हम एन से नॉर्थ लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, नॉर्थ दिशा में वह ताक रहा है। ठीक है, कह रहा है के पंक्ति के किसी एक किनारे पर है, वाई के दाईं और तीसरे स्थान पर और ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ओपन आकृति की जब भी फिगर है ना, तो हम यहाँ पर जैसे 6 लोग बैठे हैं ना, इसमें अपने मन से नहीं बैठा सकते। कहाँ बैठेगा, इसको टुकड़े टुकड़े में अलग बैठा के बाद में लाके इसमें हम सम्मिलित करेंगे। क्या करें, के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, वाई आगे पॉइंट करता है, के जो है किसी पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा। अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि के यहाँ बैठेगा कि के यहाँ बैठा है, के कहीं भी बैठ सकता है। चलो इसको हटा दो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वाई के दाईं और तीसरे स्थान पर और ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे दोस्त यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि के किधर बैठेगा। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठा है, तो इसका दायां इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा। मेरे दोस्त हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठा होता है तो उसका दायां हमारे अकॉर्डिंग होता है, उसका दायां हमारा दायां, उसका बायां हमारा बायां। यानी हमारा जो दायां हाथ है उस व्यक्ति का भी दायां हाथ होगा, जो हमारा बायां हाथ है उस व्यक्ति का बायां हाथ बायां वही होगा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से एक बात कंफर्म होती है कि यहाँ से क्वेश्चन बता रहा है कि वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर मैं के को यहाँ पर बैठाता हूँ तो के का दायां होगा इस साइड में, लेकिन के किसी एक किनारे पर ही बैठेगा। के या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा। लेकिन मेरे दोस्त जब के को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो इसके दाहिने बगल में वाई नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमारी मजबूरी हो गई और कंफर्म हो गया कि के यहाँ पर ही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि के कहाँ पे बैठेगा भाई, के बैठेगा यहाँ पे। ये बात गारंटी हो गया। ठीक है, गारंटेड है। क्वेश्चन बोला वाई के दाईं और तीसरे, यानी वाई जो है के दाईं और तीसरे और ए के बाईं और दूसरे है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर है कौन, वाई के दाईं और तीसरे और ए के बाईं और दूसरे। यानी ए को मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तभी जाके बाईं ओर आ जाएगा 1 2, ए के बाईं और दूसरा है। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।
ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है डी और एच अगल बगल में बैठे, डी और एच अगल बगल मतलब डी और एच संगे संगे बैठे हैं, तो कंफर्म नहीं है कि डी कहाँ है एच कहाँ है, तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम अलग से इसको छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से कहता है, देखो ध्यान से, जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए के बाईं ओर जी बगल में यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जी के बाईं ओर, जी का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, तो 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा, तो डी बैठेगा यहाँ। और ऊपर हमने एक पॉइंट छोड़ रखा, डी और एच आपस में अगल बगल में बैठे हैं, तो जब डी यहाँ पर बैठा है तो एच यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछ ले सारा क्वेश्चन के आंसर हम बड़ा ही आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, के दाईं ओर ठीक बगल में, देखो के दाया, के का दाया इस साइड में है, तो के का दाया ठीक बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, ध्यान से देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि जिस प्रकार माता का संबंध जो है बच्चा से है, ठीक उसी प्रकार बादल का संबंध केकरा से है, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे माता जो होती है बच्चा का उत्पत्ति करती है, यानी माता क्या देती है हम लोगों को, बच्चा देती है। उसी प्रकार ये बताइए बादल क्या देता है हम लोगों को, बादल जो है बारिश देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे, यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है, क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए कि 23/2/2012 है आज के दिन, और दिन कौन सा है, गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त। देखो यानी कहने का मतलब है, यानी कि आज मान लीजिए 23 तारीख है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज मान लीजिए 23/2/2000 कितना है भाई, 12 है, और इसके अनुसार उसने माना कि अगर गुरुवार है तो आज के अकॉर्डिंग यानी आज के रिस्पेक्ट में 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, और आपके सामने है एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करेंगे मेरे, जो भी दिन दिया जाता है उसमें हम विषम दिन निकालते हैं, जो भी दिन दिया जाता है उसमें विषम दिन निकालते हैं। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 91 है, इसको हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 13 सौ 91, यानी 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है भाई, यानी शेषफल कितना, 0 बचा, शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब है मेरे दोस्त देखो 7 के शेषफल को विषम दिन कहा जाता है, कैलेंडर में आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ कि देखो जब हम लोग कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकाले गए विषम दिन को प्लस करते हैं, जब कैलेंडर में हम लोग पीछे जाते हैं तो निकाले गए विषम दिन को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर विषम दिन ही 0 आ गया, तो गुरुवार में हम प्लस अगर 0 करेंगे तो भी गुरुवार ही आएगा, माइनस 0 करेंगे तो भी गुरुवार ही आंसर आएगा। कहने का मतलब 7 का शेषफल आया 0, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, गुरुवार। ठीक है दोस्त, यानी कहने का मतलब 91 दिन बाद भी गुरुवार ही होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है सभी घास झाड़िया है। सभी घास क्या है भाई, झाड़ी है। देखो यानी एक बना लो तुम घास का, जैसे हम यहाँ पर क्या है भाई, घास है। ठीक है, तो घास का एक डायग्राम हो जाएगा, जितना भी घास है सभी घास क्या है, झाड़ी है। सभी घास क्या है भाई, झाड़ी है, तो ये हो जाएगा हमारा झाड़ी। बहुत बढ़िया, यानी झाड़ी है, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है सभी जड़े फल है, यानी एक जड़ का अलग से, इसमें जड़ कहीं नहीं है तो अलग से वेन डायग्राम इसका बनेगा, यानी जड़ का डायग्राम एक अलग बनेगा। यानी जितना भी जड़ है ना, सभी जड़ क्या है भाई, फ से फल है। ठीक है, सभी जड़ क्या है, फल है। आगे क्वेश्चन कहते हैं सभी फल फूल है, यानी जितना भी फल है ना, ये सभी फल क्या है भाई, फूल है। सभी फल फूल है, यानी इस सबका वेन डायग्राम अलग बना। ई किनका हो गया, ई हो गया हमारा फूल का। अब बताइए मेरे दोस्त, यहाँ तक हमने तो वेन डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है सभी घास
फूल है, सभी घास फूल है, ये बताइए। सभी घास फूल है, ये बताइए मेरे दोस्त, ध्यान से बताइए आप लोग। देखो घास का जो सर्किल है यहाँ पर है, फूल का सर्किल जो है यहाँ पर है, इनके बीच में कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत बता रहा है, ये जो निष्कर्ष है गलत होगा। दूसरा, सभी जड़ें फूल है, देखो जड़ का सर्किल इतना सा है, फूल का सर्किल ई वाला है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है सभी जड़ें फूल है, देखो जितना भी जड़ का सर्किल है सारा का सारा सर्किल फूल के अंदर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, देखो फूल और फल के बीच में कॉमन पार्ट, देखो फूल और फल के बीच में कॉमन पार्ट इतना है, देखो इतना सा जो एरिया है ना, यानी फूल का जो इतना एरिया है यही फल है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह डैश डैश दिशा में सम्मुख है। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीका से बताऊंगा। पहला तरीका होगा जो डायरेक्ट होगा और दूसरा तरीका जो होगा मेरे दोस्त वो नहीं, पहला तरीका होगा डिटेल होगा और दूसरा तरीका डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम पेपर पे डायरेक्शन को बनाते हैं। ठीक है, पेपर पे हम सबसे पहले डायरेक्शन को बनाएंगे। ठीक है दोस्त, चलेंगे। तो जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो मेरे दोस्त ऊपर में हमेशा एक बात फिक्स है, उत्तर होता है। दक्षिण में जब ऊपर में उत्तर हो गया तो उसका अपोजिट नीचे में दक्षिण होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दाहिने बगल में क्या होता है भाई? पूर्व होता है, तो बाएं बगल में क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ये बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब हम लोगों से क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो उत्तर और पूर्व के बीच में आपसे कोई एंगल पूछे तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। यानी किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में है, यानी वह व्यक्ति कौन सा दिशा में है भाई? पहले स्थिति में वह उत्तर दिशा में। बहुत बढ़िया। यानी वह व्यक्ति कौन सा दिशा में है भाई? पहले वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी पहला जो स्थिति है उत्तर दिशा में खड़ा है। कर रहा है वह व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी जिस प्रकार चलती है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, बाएं से दाहिने की तरफ, यानी उत्तर दिशा से वह 270 डिग्री घूम के आ जाएगा। कौन सा दिशा में भाई? 270 डिग्री घूम के आएगा तो कौन सा दिशा होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, यानी पश्चिम डिग्री में आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। यानी फाइनली दूसरी बार में वो यहाँ पर चला आया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब दूसरी बार में। अच्छा, 270 डिग्री यहाँ पर ही क्यों हो गया? देखो यानी यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 90 या फिर 90, 270 डिग्री। आगे क्वेश्चन क्या कहा था उसको तुम ध्यान से अब पढ़ो। आगे क्वेश्चन कहा था और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी वामावर्त घूमने का मतलब अब वह घड़ी के उल्टे दिशा में घूमता है। यानी घड़ी चलता है बाएं से दाहिने की तरफ, तो वो अब घूमेगा दाहिने से बाएं की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी यहाँ से वह 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री घूमेगा जब वामावर्त में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी तीसरी स्थिति वो इसका यहाँ पर आ गया, दक्षिण दिशा में। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा तो अब वह किस दिशा में है? तो मेरे दोस्त अब वह कौन सा दिशा में? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सा आंसर होता है? नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। दक्षिण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे किए हैं आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्त मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना फिगर भी बता रहा हूं। सेकंड मेथड नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक करेंगे मेरे दोस्त। जब भी आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आप इस तरीका से इसको जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन ने जो बोला उसे लिख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति जो है वो किस दिशा में ताक रहा है? नॉर्थ, यानी उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, स्पेस की कमी है।
यानी नॉर्थ दिशा में वह चलना शुरू कर रहा है। किस दिशा में भाई? नॉर्थ दिशा में चलना शुरू कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन बोला है 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 270 डिग्री किस डायरेक्शन में घूमता है? वह 270 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में घूमता है भाई? 270 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉक बाई डायरेक्शन लिखते, क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहे हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्लॉक बाई डायरेक्शन का हिंदी होता है दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूम रहे हैं। 90 डिग्री इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। 90 डिग्री किस दिशा में? यानी 270 डिग्री क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहे हैं, 90 डिग्री घूम रहे हैं एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। समझ पा रहे हैं? एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। अब देखो फाइनली उसने चला कितना, फाइनली उसने चला कितना। इसका तरीका है कि जिस दिशा में वह चल रहा है उस दिशा को लिखेंगे, उसके नीचे जो दिशा दिया उसको बारी बारी से लिखेंगे। यानी 270 डिग्री वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूमा, और फाइनली आपसे किस दिशा में चल रहा है ये बात पूछा जाता, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे। 270 में से 90 घटेगा, 180 डिग्री कितना बचेगा भाई? 180 डिग्री बचेगा। क्या एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? मेरे दोस्त क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो इसीलिए बचेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब वह व्यक्ति फाइनली 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर है, उत्तर है और उत्तर के दिशा में वह व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और उत्तर से जब 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा तो फाइनली यहाँ पर नहीं पहुंच जाएगा, यानी दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपको एक कंसेप्ट मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीखने योग्य बात है। क्या मेरे दोस्त, आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, फाइनली वह व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा होता है उसका अपोजिट दिशा आंसर होता है। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है तो उसका आंसर दक्षिण होगा। अगर कोई व्यक्ति पूरब में जा रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पश्चिम में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर 180 डिग्री उसको दक्षिणावर्त घुमाओ या वामावर्त घुमाओ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमाओ, अपोजिट दिशा में चला जाता है, ठीक है भाई। इसीलिए इसका 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, वह उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण आंसर, ठीक है। तो आप बिना फिगर बनाए भी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त देखेंगे 3 से 30 कैसे बना, 3 से 300 कैसे बना, 300 से 3000 कैसे बना, तो 3000 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, 3 से 30 बना है ना, क्या किया गया है? 3 से 30 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है देखो। 3 से 30 बना है, क्या किया गया? 3 को 10 से गुना किया गया। 3 को 10 से हम गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 30 से 300 कैसे बनेगा? 30 से 300 बनाने के लिए इसको भी 10 से गुना करना होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 300 से 3000 कैसे बना है? 300 से 3000 कैसे बना है? इसको भी 10 से गुना किया गया। तो ये बताइए, क्वेश्चन मार्क भी निकालने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे। जब हम 3000 में 3000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई? इसका राइट आंसर होगा 30,000। यानी 3 पे 4 गो जीरो किस ऑप्शन में दिया है? 3 पे 4 गो जीरो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कुदाल, लिखना, तलवार और बंदूक, ये तीनों में सबसे अलग कौन है? देखो, यानी कि लिखना एक क्रिया है, यानी किसी भी चीज को जब लिखते हैं तो क्या होता है? एक काम होता है, क्रिया है। जबकि कुदाल, तलवार और बंदूक ये तीनों क्या है? ये तीनों है औजार। ये तीनों औजार है और लिखना एक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बाकियों से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है? औजार है, यानी हथियार है।
ठीक है, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक विशिष्ट कुष्ठ भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है, DLP को 36 लिखा जाता है, उसी कुष्ठ भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले RON को 53 कैसे लिखा है इसको देखेंगे, इनके लेटर का प्लस वैल्यू को आपस में ऐड करके देखते हैं क्या 53 बन पा रहा है कि नहीं। RQN को यानी R Q उसके बाद N, ठीक है, यानी R का स्थान कितना होता है, R का स्थान होता है 18, Q का स्थान होता है 17, N का स्थान होता है 14। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, 18 में हम 17 को जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। लेकिन 49 से 53 बनाना मेरे लिए बेहद आसान है, क्योंकि 49 में अगर अपने मन से 4 ऐड कर देंगे तो 53 बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यही लॉजिक मैं DLP में लगा देता हूं तो क्या बनेगा, देखो यहीं पे लगाता है, यहीं पे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, कोई बात नहीं, कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे DLP, डी का यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डी का कोड होता है 4, L का होता है 12, P का होता है 16। अब इनको ऐड करेंगे तो 16 12 कितना, 28 और 4 32 हो जाएगा। अगर 32 है, इसमें अपने मन से 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 36 बनेगा। 36 बिल्कुल दिया है, इसका मतलब ये लॉजिक सेट हो गया, यानी ये लॉजिक क्या है, सही है। सेम लॉजिक हम लगा देंगे यहाँ पर, क्या है, SRF। S का कोड कितना है, 19 है, R का कोड कितना है, 18 है, F का कोड कितना है, 6 है। इनको ऐड करेंगे यानी कि 19 और 18 हो जाएगा कितना, 37। 37 में 6 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। जब सब जगह +4 किए तो यहाँ भी +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।